Assalamu alaikum students. Hope you are all well. In today's lecture, we are going to discuss anisocytosis and poikilocytosis. ये टॉपिक हमारा आरबीसी से ही रिलेटेड है, तो आरबीसीज का ओवरव्यू करके हम लोग फर्दर चलेंगे अपने इस टॉपिक की तरफ। आरबीसीज के बारे में हम लोगों ने कंप्लीट ब्लड काउंट में भी डिस्कस किया था और इरिथ्रोपोइसिस में भी डिस्कस किया था और लास्ट लेक्चर में भी इसका हम लोगों ने ओवरव्यू किया था। आरबीसीज को हम लोग मल्टीपल नेम से कॉल कर सकते हैं, लाइक एरिथ्रोसाइट्स, हीमाटाइट्स, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। एरिथ्रोसाइट्स मीन्स के मल्टीपल नेम्स यूज़ होते हैं। फर्स्ट हमारे पास आ गया, इसको हम लोग मल्टीपल नेम से कॉल करते हैं, मल्टीपल नेम। सेकेंडली, अगर आरबीसीज का साइज़ देखा जाए तो इसका साइज़ होता है 7 to 8 माइक्रोमीटर। थर्डली, अगर हम लोग देखें इसकी शेप को तो इसकी शेप होती है बाइकनकेव शेप। नेक्स्ट, अगर इसका फंक्शन देखा जाए ना तो वन ऑफ इट्स मेन फंक्शन इज़ गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज ये फंक्शन हम लोग लास्ट लेक्चर में इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट, अगर देखा जाए तो आरबीसीज एक प्रोसेस के थ्रू डेवलप होता है एंड दैट प्रोसेस इज एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस जिसमें रेड सेल डिफरेंट स्टेजेस से गुजरता है। सबसे पहले आ जाता है प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, देन बेसोफिलिक इरिथ्रोब्लास्ट, पॉलीक्रोमेटोफिलिक इरिथ्रोब्लास्ट, ऑर्थोक्रोमेटोफिलिक इरिथ्रोब्लास्ट, रेटिक्यूलोसाइट। देन हमारे पास आ जाता है एक मेच्योर रेड सेल दैट इज एरिथ्रोसाइट। तो ये मल्टीपल स्टेजेस से गुजरते हुए हमारे पास एक मेच्योर रेड सेल की फॉर्मेशन होती है। अगर रेड सेल की शेप को देखा जाए ना तो उसमें डिफरेंट वेरिएशंस आ रही होती हैं, लाइक एनाइसोसाइटोसिस एंड पोकिलोसाइटोसिस। एक्चुअली यहाँ पर साइज़ और शेप की बेस पर ये टर्म्स यूज़ की जा रही होती हैं। लाइक अगर पोकिलोसाइटोसिस को देखा जाए, सो व्हाट इज़ पोकिलोसाइटोसिस? If there is a variation in the shape of RBCs, then we will use the term poikilocytosis. लाइक डिफरेंट डिसऑर्डर्स में आरबीसीज की शेप चेंज हो जाती है, जिनको हम लोग पोकिलोसाइटोसिस के नेम से कॉल करते हैं। नॉर्मली आरबीसीज की शेप देखी जाए तो वो कुछ इस तरह से होती है। इस तरह से हमें माइक्रोस्कोपी में आरबीसी विजिबल होता है। जैसे कि अगर आप टॉप व्यू से माइक्रोस्कोप में देखें ना तो आरबीसी इस तरह से नज़र आएगा, लेकिन अगर आप साइड व्यू से देखें तो आपको आरबीसी कुछ इस तरह से नज़र आएंगे। लाइक आप कह लें इस तरह से इनवर्ड हुए होते हैं, बाय कनकेव नेम से। बाय मतलब टू और कनकेव समथिंग कर्विंग इनवर्ड लाइक दिस, इस तरह से। यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि आरबीसीज को बाय कनकेव क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी दोनों साइड्स कनकेव लाइक होती हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने आज की टॉपिक की तरफ, दैट इज़ पोकिलोसाइटोसिस मीन्स वेरिएशन इन द शेप ऑफ आरबीसी। सबसे पहले हमारे पास आ रहे हैं टारगेट सेल। अगर इसको माइक्रोस्कोपी में देखा जाए तो वो हमारे पास कुछ इस तरह से हमारे पास ये सेल्स नज़र आ रहे होते हैं। इस तरह से इसमें सेंटर में डॉट होता है। ये हमारे पास आ गया टारगेट सेल। अब डिफरेंट डिसऑर्डर्स में ये सेल्स हमारे पास माइक्रोस्कोप में विजिबल हो सकते हैं, लाइक आयरन डेफिशिएंसी में, लीवर डिसऑर्डर्स में एंड दी हीमोग्लोबिनोपैथी में। अब लीवर डिसऑर्डर किस तरह से आरबीसीज की शेप को अफेक्ट करता है, हम लोगों ने पढ़ा था कि किडनी जो होती है ये एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन की सिक्रीशन कर रही होती है। इसी तरह जो हमारा लीवर है वो भी एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन की सिक्रीशन कर रहा होता है। अब अगर हमारा लीवर डैमेज होगा, वो प्रॉपरली फंक्शनिंग नहीं कर रहा होगा, तो वो एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन की भी प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा होगा, जिसकी वजह से एरिथ्रोपोइटिन लेवल कम होगा और आरबीसीज की शेप भी में भी वेरिएशंस आएंगी। नेक्स्ट, अगर देखा जाए हीमोग्लोबिनोपैथी को, तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर होता है डेट पास डाउन थ्रू फैमिलीज, जिसमें एबनॉर्मल प्रोडक्शन होती है हीमोग्लोबिन की। अब कौन से ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें हीमोग्लोबिन की एबनॉर्मल प्रोडक्शन हो रही होती है? सिकल सेल एनीमिया में और थैलेसीमिया में। अगर यहाँ पर हम लोग हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखें, हीमोग्लोबिन, अब ये हीमोग्लोबिन हमारे पास टू पार्ट्स में स्प्लिट हो रहा होता है, हीम एंड ग्लोबिन। जो हीम है ये इसका पिगमेंट पार्ट होता है, ये आगे फिर दो में सब डिवाइड होता है, आयरन एंड सेकंड इज
पोरफायरिन। इसी तरह अगर ग्लोबिन पार्ट को देखा जाए तो इसका प्रोटीन पार्ट होता है, ये भी दो में डिवाइड होता है, अल्फा ग्लोबिन एंड बीटा ग्लोबिन। अब अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो जो आयरन है ये फेरस फॉर्म में होता है, Fe2+ फॉर्म में। अब एक आयरन के मॉलिक्यूल के साथ हमारे पास 4 पायरोल मॉलिक्यूल्स अटैच हो सकते हैं। पायरोल। अब अगर अल्फा ग्लोबिन को देखा जाए तो इसमें हमारे पास 2 चेन्स आ रही होती हैं। सिंगल चेन में हमारे पास 141 अमाइनो एसिड होते हैं, इस तरह दूसरी में भी 141 अमाइनो एसिड, और ये कंबाइन होकर 282 अमाइनो एसिड्स बना देते हैं। इसी तरह अगर बीटा ग्लोबिन चेन को देखा जाए तो इसमें सिंगल चेन में 146 अमाइनो एसिड होते हैं, सिमिलरली सेकंड में भी 146, और ये कंबाइन होकर हमारे पास 292 अमाइनो एसिड्स बना रहे होते हैं। सो ये हमारे पास आ गया हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर। अगर इसमें वेरिएशंस आएंगे डिफरेंट स्टेप्स में तो वो डिफरेंट डिसऑर्डर्स की तरफ लीड करेगा, लाइक थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया एंड हीमोग्लोबिनोपैथी। नेक्स्ट हमारे पास आ रहे हैं स्ट्रोमेटोसाइट, जो माइक्रोस्कोपी में हमारे पास कुछ इस तरह से विजिबल होते हैं। इस तरह से ये हमारे पास सेल्स होते हैं जो कि लीवर डिसऑर्डर्स में हमारे पास आ रहे होते हैं और अल्कोहलिज्म में आ रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहे हैं पेंसिल शेप सेल्स, जो कि कुछ इस तरह से होते हैं, जैसे कि मैंने मार्कर होल्ड किया, या आप कह लें पेंसिल लाइक होते हैं कुछ इस तरह के, जो कि हमारे पास आयरन डेफिशिएंसी में विजिबल होते हैं। सो इनको हमने नेम दे दिया पेंसिल शेप सेल्स का, जो कि आयरन डेफिशिएंसी में आ रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहे हैं एक्टिनोसाइट्स। अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से नज़र आते हैं। इस तरह से जो इसके आउटर एंड्स होते हैं ना, वो थॉर्न लाइक आप कह लें या नीडल लाइक कह लें, मतलब कि कांटों की तरह से होते हैं, बहुत शार्प इसके एंड्स होते हैं। लाइक आप कह लें जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है ना, वो आउटसाइड प्रोड्यूड की होती है, जिसकी वजह से शार्पनेस आ रही होती है। अब ये हमारे पास पोस्टप्लेनेक्टोमी में विजिबल होते हैं और लीवर डिसऑर्डर में होते हैं। पोस्टप्लेनेक्टोमी क्या होता है, जब सर्जरी के थ्रू स्प्लीन को रिमूव कर दिया जाए तो उसके बाद हमारे पास ये विजिबल होते हैं हमारे ब्लड में। नेक्स्ट हमारे पास आ रहे हैं एसेंथोसाइट्स। अब एसेंथोसाइट्स हमें विजिबल होते हैं लीवर डिसऑर्डर्स में और रीनल फेलियर में। अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो वो इस तरह से होता है, मीन्स इसमें भी शार्पनेस आ रही होती है। इसका स्ट्रक्चर भी एक्टिनोसाइट से ही रिजेंबल करता है। नेक्स्ट बास्केट सेल्स को देखा जाए तो वो हमारे पास कुछ इस तरह से देखा जाए ना, तो कुछ इस तरह से ये विजिबल होते हैं, इस तरह से। लाइक आप कह लें जैसे ना कोई आपने बास्केट होल्ड की हुई है, सो इस तरह से इसकी बास्केट लाइक अपीयरेंस आ गई। अब G6PD डेफिशिएंसी में हमारे पास बास्केट सेल्स विजिबल होते हैं। व्हाट इज G6PD? इट इज़ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, जो कि आरबीसीज की फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब जब G6PD की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो आरबीसी सही से फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और उनकी अर्ली डिस्ट्रक्शन भी हो सकती है। सो G6PD इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास आ रहे हैं सिकल सेल्स। अगर सिकल सेल को देखा जाए तो वो हमारे पास कुछ इस तरह से विजिबल होते हैं। इस तरह से ये हमारे पास आ गए सिकल सेल, जो कि सिकल सेल एनीमिया में आ रहे होते हैं। अब सिकल सेल एनीमिया में बेसिकली क्या होता है, जो बीटा ग्लोबिन चेन है उसमें डिफेक्ट आ जाता है। जो हमारी बीटा ग्लोबिन चेन है या बीटा ग्लोबिन जीन है उसमें डिफेक्ट आ जाता है, डिफेक्ट आ जाता है। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे बताया था बीटा ग्लोबिन चेन का, तो इस चेन में बेसिकली डिफेक्ट आ रहा होता है, जिसमें क्या होता है, जो ग्लूटामिक एसिड है, ग्लूटामिक एसिड, उसकी सब्स्टिट्यूशन हो जाती है वेलिन के साथ। मीन्स जो ग्लूटामिक एसिड है वो चेंज हो जाएगा वैलिन के साथ। तो सिकल सेल जो हमारे ब्लड में अपेयर होंगे वो कुछ इस तरह की अपेयरेंस के होंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ रहे हैं माइक्रोस्फेरोसाइट्स। अगर माइक्रोस्फेरोसाइट्स को देखा जाए तो वो कुछ इस तरह के होते हैं, जो कि हमारे पास डिफरेंट डिसऑर्डर्स में आ रहा होता है, लाइक हेरेडिटरी स्फेरोसाइटोसिस में। और नेक्स्ट
सेप्टिसीमिया में अगर सबसे पहले हेरेडिटरी स्फेरोसाइटोसिस को देखा जाए तो लास्ट आपको याद होगा कि हम लोगों ने आरबीसीज की मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस किया था। तो आरबीसीज की मेम्ब्रेन पे जो प्रोटीन्स होती हैं ना, उसकी कोडिंग के लिए कुछ जीन्स होती हैं। तो अगर उन जीन्स में म्यूटेशन आ जाए तो हमारे पास डिसऑर्डर होता है हेरेडिटरी स्फेरोसाइटोसिस की वजह से जो रेड सेल मेम्ब्रेन होती है वो इनस्टेबल हो जाती है, वो प्रॉपरली अपनी फंक्शनिंग परफॉर्म नहीं कर पा रही होती, अपने फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर पा रही होती। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया, जिसमें जो हमारी बॉडी की एंटीबॉडीज़ होती है ना, वो हमारी ही बॉडी के आरबीसीज को एज अ फॉरेन पार्टिकल या आप कह लें फॉरेन पैथोजन समझ कर ना अटैक करने लग जाती हैं, जिसकी वजह से उनकी डिस्ट्रक्शन होती है और उनका लाइफ स्पैन भी कम हो जाता है और अर्ली उनकी डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है सेप्टिसीमिया, जिसमें क्या होता है अगर कोई भी बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर हुआ ना तो वो हमारी ब्लड स्ट्रीम में हमारे ब्लड में स्प्रेड कर देगा। तो इस कंडीशन को कहा जाता है सेप्टिसीमिया। डैट फर्दर लीड टुवर्ड्स सेप्सिस, और सेप्सिस ओवर एक्ट कर देता है इन्फेक्शन के साथ और ऑर्गन डैमेज कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहे हैं एलिप्टोसाइट्स। एलिप्टोसाइट्स हमारे पास कुछ इस तरह से होते हैं, आप कह लें ओवल लाइक इसकी अपीयरेंस होती है, जो कि हमारे पास विजिबल होते हैं हेरेडिटरी एलिप्टोसाइटोसिस में। अब हेरेडिटरी एलिप्टोसाइटोसिस बेसिकली हमारे पास 3 टाइप्स आप कह लें जो रेड सेल के स्ट्रक्चर में होती है ना, उनकी म्यूटेशन की वजह से आ रहा होता है। उनकी वजह से इसकी शेप एलिप्टिकल हो जाती है, लाइक प्रोटीन 4.1 की वजह से। प्रोटीन 4.1। नेक्स्ट स्पेक्ट्रिन अल्फ़ा एंड जो बीटा स्पेक्ट्रिन, और नेक्स्ट हमारे पास जो स्ट्रक्चर होता है आरबीसी का ग्लाइकोफोरिन सी। तो इन 3 स्ट्रक्चर्स की म्यूटेशन की वजह से हमारे पास डिसऑर्डर होता है हेरेडिटरी लिप्टोसाइटोसिस। नेक्स्ट आ रहे हैं फ्रेगमेंटेड आरबीसीज। ये कुछ इस तरह से होते हैं जैसे किसी चीज़ को तोड़ा गया हो ना, फ्रेगमेंट फॉर्म में लाया गया हो। ये आते हैं डिसैमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन डीआईसी में, जिसमें हमारी जो ब्लड वेजल्स होती हैं थ्रू आउट जो बॉडी की ब्लड वेजल्स होती हैं उसमें क्लॉट्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से डिसऑर्डर होता है डिसैमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम। तो अब इस हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम एचयूएस में बेसिकली होता क्या है? इसमें क्या होता है, जो फिब्रिन के मॉलिक्यूल्स होते हैं या जो फिब्रिन के आप कह लें छोटे छोटे से लूज स्ट्रैंड्स होते हैं ना, वो आकर ना हमारी ब्लड वेजल्स में डिपॉजिट होने लग जाएंगे, उनकी एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाएगी हमारे ब्लड वेजल्स में, जिसकी वजह से कोई भी ब्लड सेल लाइक आरबीसीज या प्लेटलेट कोई भी सेल इसमें से पास होने की कोशिश करेगा, इसमें से गुजरने की कोशिश करेगा, तो वो उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, उसकी डिस्ट्रक्शन कर देंगे, जिसकी वजह से हमारे पास आते हैं फ्रेगमेंटेड सेल। नेक्स्ट हमारे पास आ रहे हैं टीयर ड्रॉप सेल्स, जो कि टीयर लाइक अपीयरेंस होती है जिनकी, जो कि हमारे पास आ रहे होते हैं माइलोफिब्रोसिस में और एक्स्ट्रा मेडुलरी हीमोपोइसिस में। अब जो माइलोफिब्रोसिस है ना, ये 2 वर्ड्स में स्प्लिट हुआ है, माइलो एंड फिब्रोसिस। माइलो मीन्स बोन मैरो, बोन मैरो, and fibrosis mean development of fibrous scar or you can say fibrous tissue in our bone marrow. so इस कंडीशन को कहा जाता है माइलोफिब्रोसिस, जिसमें जो हमारी बोन मैरो है वो प्रॉपरली सेल की प्रोडक्शन नहीं कर पाती। नेक्स्ट एक्स्ट्रा मेडुलरी हीमोपोइसिस। एक्स्ट्रा मेडुलरी हीमोपोइसिस फीटल लाइफ में तो आप कह लें ये नॉर्मल होती है, लेकिन अगर अडल्ट लाइफ में एक्स्ट्रा मेडुलरी हीमोपोइसिस हो रही है तो इसको एबनॉर्मल कंडीशन कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि जो एक्स्ट्रा मेडुलरी हीमोपोइसिस है ये सिर्फ फीटल लाइफ में होती है। अडल्ट लाइफ में आकर जो आपके बोन मैरो होती है वो ही साइट ऑफ हीमोपोइसिस कंसिडर की जाती है। आफ्टरवर्ड्स एक्स्ट्रा मेडुलरी हीमोपोइसिस को एबनॉर्मल कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है एनआइसोसाइटोसिस। एनआइसोसाइटोसिस मींस वेरिएशन इन द साइज ऑफ रेड ब्लड सेल्स, मींस अगर रेड ब्लड सेल्स के साइज में वेरिएशन आ रही है तो इसे कहा जाएगा एनआइसोसाइटोसिस। पोकिलोसाइटोसिस हमने कहा था उसकी शेप में वेरिएशन आ रही है, लेकिन साइज में वेरिएशन को कहा है एनआइसोसाइटोसिस। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो अगर रेड सेल का साइज़ नॉर्मल साइज से स्मॉल होगा, जो स्मॉल साइज सेल्स होंगे या उनका साइज़ जो होगा लार्ज होगा एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल साइज़, तो स्मॉल साइज सेल्स को कहा जाएगा माइक्रोसाइट्स, या फिर आप कह लें माइक्रोसिटिक सेल, और जो लार्ज साइज सेल हैं उनको कहा जाएगा मैक्रोसाइट्स।
जो माइक्रोसाइट्स हैं, ये जो माइक्रोसिटिक सेल्स हैं, ये हमारे पास डिफरेंट डिसऑर्डर्स में आ रहे होते हैं, लाइक आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में आ रहे होते हैं, थैलेसीमिया में आ रहे होते हैं। इस तरह जो मैक्रोसाइट्स होते हैं ये हमारे पास मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया में आ रहे होते हैं, लाइक पर्नीशियस एनीमिया में, या फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो गया, कोई भी मैगेलोब्लास्टिक की टाइप है तो उसमें हमारे पास मैक्रोसिटिक सेल्स आ रहे होते हैं। So that's all about today's lecture. Hope so you have understood this lecture. If you have any query or question, you can ask me on Instagram or in comment section. Instagram ID is attached in description box of my YouTube channel. So अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा. Thank you all.